हेलो हाय सभी को। स्वागत है आप सभी का प्लांट साइंस वर्ल्ड में। आज हम पैथोलॉजी सीरीज़ में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे विच इज़ रेड रॉट ऑफ शुगर केन। कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज़ कोलिटोट्राइकम फैल्केटम। फंगल ओरिजिन की ये डिज़ीज़ है, फंजाई के द्वारा होती है। इसमें हम जो चीज़ें कवर अप करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स क्या हैं डिज़ीज़ के, डिज़ीज़ साइकिल कैसे कैसे चलती है, कैसे पेरिनेशन होता है, इन्फेक्शन कैसे कॉज होता है, एंड देन इसके बाद लास्ट वन डिज़ीज़ मैनेजमेंट। सो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यहाँ। द इम्पॉर्टेंस ऑफ शुगर इन ह्यूमन डाइट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ डेली लाइफ। शुगर और सॉल्ट दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में लागू ज़रूरी हैं। शुगर इज़ प्रोड्यूस्ड मेनली फ्रॉम शुगर केन। शुगर जो होता है वो हमें मेन सोर्स जो है गन्ना है उसका, उसके अलावा हम चुकंदर यानी कि शुगर बीट से भी इसे ऑब्टेन करते हैं। मोर देन 75% ऑफ वर्ल्ड शुगर कम्स फ्रॉम शुगर केन। वर्ल्ड का जो 75% मीठा चीनी है वो शुगर केन से ही ऑब्टेन होता है। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है और इसे किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। पुराने वक्त के लोग गुड़ को मीठे में यूज़ करते थे। गुड़, राब, खाड़। आज जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता गया हम वाइट शुगर ज़्यादा यूज़ करने लगे, चीनी और ये सारी चीज़ें। लेकिन बेटर ये है कि आज भी अगर आपको हेल्दी रहना है और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट अप करनी है तो आप फिर से अपने ट्रेडिशन को फॉलो करिए। गुड़, हनी, राब, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करिए। इसके अलावा ये फ्यूल का भी सोर्स होता है, यूज्ड एज गैसोहॉल। देन इसके बाद जो डिज़ीज़ है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये रिपोर्ट कहाँ की गई, इसमें आप सबसे पहला देखेंगे कहाँ रिपोर्ट की गई। 1893 में वेंट ने इसको रिपोर्ट किया जावा से और नाम दिया इसे रेड स्मट। 1906 में बटलर ने इंडिया में इसको बताया। इसके बाद ये जो डिज़ीज़ है, जितने भी शुगर केन ग्रोइंग एरियाज़ हैं सभी जगह ये डिज़ीज़ स्प्रेड हो चुकी थी, इसलिए इसे एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक का मतलब जब एक बड़े एरिया या बहुत ज़्यादा पीपल्स को कोई डिज़ीज़ अफेक्ट करती है तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक, पेंडेमिक इज़ अ टाइप ऑफ मतलब एपिडेमिक ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज़ अफेक्ट होती हैं तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। ओके, तो ये डिज़ीज़ जो है दैट इज़ एपिडेमिक। ये कहाँ पे हुई? नॉर्थ बिहार, यूपी। हालांकि इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जहाँ भी शुगर केन का कल्टीवेशन किया जाता है वहाँ पे ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा लॉस किया इसने। सिम्टम्स की बात करते हैं तो जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो बरसात के सीज़न के बाद, रेनी सीज़न के बाद होते हैं, जब प्लांट की ग्रोथ तो स्टॉप हो गई रहती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप शुगर का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ रहता है। ओके, सिम्टम्स जो होते हैं सबसे पहले लीव्स पे अपीयर होते हैं एंड देन इसके बाद स्टेम पे। लीव्स में जो सिम्टम्स होते हैं वो थर्ड लीफ फ्रॉम टॉप उसकी येलोइंग होने लगती है, येलो कलर की होने लगती है। बाद में क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड केन होता है शुगर केन वो पूरा श्रिवल्ड हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। राइंड श्रिंक, राइंड का मतलब होता है गन्ना जैसे हम छिल के खाते हैं तो उसका जो आउटर एपिडर्मल रीजन होता है वो बहुत ही थिक हो जाता है, कड़ा मोटा, तो उसकी वजह से भी ये थोड़ा सिकुड़ सा जाता है और लॉन्गिट्यूडनली रिंकल्ड, लंबाई में ये सिकुड़ जाते हैं। केन जो होता है शुगर केन आपका, उसका वेट कम हो जाता है और आसानी से टूट जाता है। रेडनिंग ऑफ पिथ, पिथ मिड में होता है और वो क्योंकि रेड डॉट ऑफ शुगर केन है उसमें इन्फेक्शन की वजह से रेडनिंग हो जाती है, क्योंकि आपका पूरा जो वैस्कुलर सिस्टम है वो पिथ के ही सराउंडिंग में होता है, जाइलम फ्लोएम, तो बुरी तरह से डैमेज होती हैं चीज़ें। पिथ कैविटी फिल्ड विथ ग्रेइश माइसीलियम, माइसीलियम की ग्रोथ बढ़ती जाती है, डिजीज़ का इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। जूस जो होता है जो हम ऑब्टेन करते हैं शुगर केन से उसकी स्मेल ख़राब हो जाती है, बैड ऑर्डर, और जो पूरी प्रोसेस होती है जैसे गन्ने का कटना और गन्ने मील में जाने के बाद फिर जो चीनी बनाने का पूरा प्रोसीजर होता है उसमें ये बॉइलिंग करने पे प्रॉपरली सेट नहीं होता। क्यों नहीं सेट होता? क्योंकि कन्वर्जन होने लगता है सुक्रोज़ का ग्लूकोज में और अल्कोहल में। जो
पैथोजेंस होते हैं कोलेटोट्राइकम फैल्केटम, ये ड्यूरिंग इन्फेक्शन क्या करते हैं, जो प्लांट का स्वीटनर होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, और इन पैथोजेन के जो एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिविटी के कारण दैट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड अल्कोहल। तो एक तरह से ईल्ड भी घट जाती है और स्मेल वगैरह ख़राब होने से मतलब बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसके बाद इसमें एक टर्म इम्पॉर्टेंट है एवरकुलाई। ये जो रेडनिंग होती है वहाँ पे डॉट की तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं डिजीज़ नोट पे, जिन्हें कि हम एवरकुलाई कहते हैं। होते क्या है एवरकुलाई? फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पैथोजेंस, पैथोजेंस की फ्रूटिंग बॉडी होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं होस्ट टिश्यू रिएक्ट विद पैथोजन इन्वेजन। होस्ट टिश्यू मतलब आपका शुगर केन, पैथोजन मतलब कोलेटोट्राइकम फैल्केटम। ये दोनों जब इंटरेक्ट करते हैं तो ये ऊज आउट करते हैं, निकलता है इसमें से गमी डार्क रेड केमिकल सब्सटेंस। रेड डॉट नाम है तो रेड कलर का केमिकल सब्सटेंस दैट फिल्स इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस, उसके इंटरसेलुलर स्पेस में फिलअप हो जाता है और विच इम्पार्ट्स रेड कलर। इसके बाद ये जो टोटल सिम्टम्स प्लांट पे अपीयर होते हैं उसका डायग्रामेटिक व्यू है। सबसे पहले लीफ पे अपीयर होता है रेड कलर, लीव्स पे मतलब येलोइंग होने लगती है और लीफ पे भी थोड़े पैचेस पाए जाते हैं। इसके बाद आप इसके स्टेम को देख लेंगे, जब इनका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे तो जो पिथ रीजन होता है उसमें वो जो रेड कलर पूरा इंट्रासेलुलर स्पेसेस में फिल हो जाते हैं, उसकी वजह से ये देखेंगे मतलब इसका जूस कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, इन्फेक्शन का एरिया बढ़ जाता है और ईल्ड आपकी घट जाती है। फिर जिस फंगस की वजह से ये डिजीज़ होती है उसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम। किंगडम माइकोटा, डिवीज़न यूमाइकोटा, सब डिवीज़न ड्यूट्रोमाइकोटेना। ड्यूट्रोमाइसीड्स जो क्लास होता है फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, इम्परफेक्ट होते हैं। क्यों? सेक्सुअल स्टेज नहीं पाई जाती है। फिर इसके बाद जो क्लास होती है दैट इज़ सीलोमाइसीड्स, बट ऑर्डर जो है आपका मिलेनो कोनियल्स, फैमिली मिलेनो कोनिएसी, जीनस कोलेटोट्राइकम, स्पीशीज़ फैल्केटम। ओके। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करता है उसकी बात की गई है, लेकिन कहीं कहीं कॉजल ऑर्गेनिज्म जैसे कोलेटोट्राइकम फल्केटम तो जानते हैं आप, बहुत जगह दिया है। कहीं कहीं कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम ग्लोमेरुला ट्यूमे ये भी लिखा है टुक्यूमेंसिस, ग्लोमेरुला टुक्यूमेंसिस। ये एक और फंगल स्पीशीज़ है, एस्कोमाइसीड्स क्लास का है। इसकी वजह से भी इसमें ये डिजीज़ होती है, लेकिन ये अभी भी कम रिपोर्टेड है। ज़्यादातर पैथोलॉजिस्ट जो कॉजल ऑर्गेनिज्म रिपोर्ट हुआ है दैट इज़ कोलेटोट्राइकम फैल्केटम। तो ग्लोमेरुला टुक्यूमेंसिस की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 स्टेज है, इम्परफेक्ट स्टेज और परफेक्ट स्टेज। ओके, मतलब कि इम्परफेक्ट स्टेज जो आपकी एसेक्सुअल स्टेज होती है दैट इज़ इम्परफेक्ट। परफेक्शन के लिए सेक्सुअलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो परफेक्ट स्टेज है दैट इज़ टीलोमॉर्फ, दैट इज़ सेक्सुअल स्टेज। दूसरी चीज़ है कि ये जो डिज़ीज़ है ये सॉइल बॉर्न डिज़ीज़ है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये माइसीलियम है। फिर उसके बाद ये आपके एवरकुलाई हैं जो कि फ्रूटिंग बॉडी है, इन्हीं से आपका कोनिडिया इनके अंदर पाए जाते हैं जो कि फेवरेबल सीज़न आने पे जर्मिनेट करते हैं और ये डिज़ीज़ पूरी स्प्रेड आउट होती है। डिजीज़ साइकिल में पेरिनेशन देख लेते हैं। जो पैथोजन होता है ये पेरिनेट करता है थ्रू इट्स माइसीलिया। पैथोजन इज़ पेरिनेटेड थ्रू इट्स माइसीलिया। सर्वाइविंग इन डिजीज़ केन्स, जो आपके शुगर केन होते हैं डिजीज़ शुगर केन्स, उनमें ये सर्वाइव किए रहते हैं। एंड थ्रू क्लेमाइडोस्पोर्स ब्रॉट इनटू द सॉइल अलॉन्ग विथ फॉलन प्लांट डेब्रिज। जैसे जब कटाई करते हैं तो कुछ प्लांट डेब्रिज रह भी तो जाती हैं खेतों में, तो उनके क्लेमाइडोस्पोर्स के थ्रू ये सर्वाइव किए रहते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है इसमें कोनिडिया, लेकिन कोनिडिया के थ्रू पेरिनेशन नहीं होता है। रीज़न बिहाइंड, कोनिडिया जो होता है वो डेलिकेट होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, इसलिए दे आर थॉट टू प्ले नो रोल इन पेरिनेशन एज दे फेल टू रिमेन वायबल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है कि डोरमेंट पड़े हुए हैं फिर फेवरेबल कंडीशन आने पे ग्रोन अप हो जाते हैं। थोड़ा सा ये चक्कर है कोनिडिया का। जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्टेड सेट्स की वजह से होता है। जब आप अगले सीज़न में गन्ना लगा रहे हैं तो अगर आपने कोई इन्फेक्टेड सेट लगा दिया तो
ये जो पैथोजेंस होते हैं फिर से पूरे फील्ड में, मतलब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इन्फेक्शन कॉज होता है। माइसीलियम मूव्स सिस्टमेटिकली अलोंग विद द ग्रोइंग प्लांट कॉजिंग प्राइमरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे होता है? जो कोनिडिया होते हैं वो जो होते हैं प्रोड्यूस्ड होते हैं एवरकुलाई में। एवरकुलाई फ्रूटिंग बॉडी होती है, उनके अंदर होते हैं कोनिडिया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन सर्व एज सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, एक तो बता दिया कि कोनिडिया है जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करता है। अब ये डिसेमिनेट कैसे होते हैं? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इनका? विंड, हवा से, पानी से, इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से। ये क्या होते हैं? हेल्दी प्लांट्स पे जाके फॉल करते हैं और फिर उन प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। सिंस द कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड इन शॉर्ट स्पैन, कोनिडिया जो होता है वो बहुत कम टाइम में प्रोड्यूस होता है, इसलिए वो जर्मिनेट भी क्विकली करता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर तो आप जानते हैं किसी भी चीज़ के लिए रामबाण है, फेवरेबल कंडीशन है, तो उस टाइम पे ये डिजीज़ ज़्यादा ग्रोन अप होती है। मेनी क्रॉप्स ऑफ कोनिडिया कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड मेनी सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल्स। कोनिडिया की क्रॉप्स बहुत सारी प्रोड्यूस होती हैं और बहुत सारी सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल्स ग्रोइंग सीजन में होती रहती हैं और फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ वो और ज़्यादा बढ़ती हैं। इसके बाद डिजीज़ साइकिल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डिजीज़ साइकिल में देखिए दो चीज़ है, एक आपका एक्टिव फेज़ है और एक आपका डॉर्मेंट फेज़ है। डॉर्मेंट फेज़ आपको पता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो चीज़ें एज इट इज़ डॉर्मेंट फॉर्म में पड़ी रहती हैं, और जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो उनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, डिवाइड करने लगते हैं, स्प्रेड आउट करने लगते हैं। तो इसमें तीन चीज़ है। पहली चीज़ तो है कि जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं उनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जर्म ट्यूब निकलती है, फिर ये क्या करती है, एंटर करती है ग्रोइंग केन्स में एट सीडलिंग स्टेज। जो माइसीलियम होते हैं ये ग्रो करते हैं सिस्टमेटिकली अलॉन्ग विथ ग्रोइंग केन। इसके बाद प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे होता है? प्राइमरी इन्फेक्शन आपको बताया गया कि नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट काम है हमें डिजीज़ सेट को अवॉइड करना। छांट लीजिए, डिजीज़ सेट ना आवे लेकिन फिर भी आ ही जाते हैं। तो ये जो डिजीज़ सेट होते हैं ये जब फिर से ग्रो किए जाते हैं तो डॉर्मेंट माइसीलियम जो होते हैं केन्स में वो एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे कैसे होता है? सेकेंडरी इन्फेक्शन में देखिए दो चीज़ है, कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स, दो नाम आएंगे आपके। कोनिडिया जो होते हैं कम टाइम में ग्रो करते हैं और ईजिली जर्मिनेट करते हैं, और क्लेमाइडोस्पोर्स भी ये जब आप पूरी साइकिल देखेंगे कैसे कैसे जर्मिनेट होते आ रहे हैं। कोनिडिया जर्मिनेट करेंगे, जर्म ट्यूब, फिर ये आपके क्लेमाइडोस्पोर्स भी चले आ रहे थे, होस्ट में इन्फेक्शन के सिम्टम अपीयर होंगे, माइसीलियम होगा, ठीक। और यही सारी चीज़ें जब आपका अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो डॉर्मेंट फेज़ में आपकी पड़ी रहेंगी। इसके बाद डिजीज़ मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो इसमें मान लीजिए इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर डिज़ीज़ हो जाती है तो डिज़ीज़ मैनेजमेंट में हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं? पहली चीज़ तो हमारा जो प्रिलिमिनरी टास्क होना चाहिए कि हमेशा डिज़ीज़ फ्री सेट्स का यूज़ करना चाहिए। फिर भी अगर डिज़ीज़ आ जाती है तो फंजीसाइड्स आज की डेट में अवेलेबल है मार्केट में, कार्बेंडेज़ामिन डेज़िम, ठीक है, इसको 2.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में मिला के 30 मिनट्स के लिए फिर इसको आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, गर्म पानी का छिड़काव 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे 8 घंटे के लिए, या अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टाइम कम कर दीजिए 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे के लिए। इसके अलावा हॉट एयर ट्रीटमेंट भी है 54 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 6 आवर्स। रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड स्टूल्स, खेतों में मतलब इन्फेक्टेड स्टूल्स नहीं होने चाहिए। क्रॉप को रोटेट करते रहना चाहिए 2-3 साल पे, क्रॉप का रोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अलावा आजकल जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी ग्रो की और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के यूज़ से हमने बहुत सारी डिज़ीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ बना ली हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन डिज़ीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी कोई ऐसा नहीं है कि आपने डिज़ीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी यूज़ कर ली तो फर्दर ये डिज़ीज़ नहीं होगी। ये एक आपके तरफ से एक सतर्कता है कि हमने ये लगाया है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये टाइम टू टाइम इनमें भी वेरिएशन होता है, म्यूटेट करते रहते हैं। तो उस अकॉर्डिंग रिसर्च की प्रोसेस भी कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, नई नई डिजीज़ और इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़
आती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दिस विल हेल्प मी टू डू मोर। एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।